नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। कोयल कूककर, मोर नाचकर या मधुमक्खियां भी खास प्रकार से नृत्य करके या झींगुर अपने शरीर के मुख से अतिरिक्त किसी अंग से खास प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करके अपने समूह में खास प्रकार के भाव का संप्रेषण करते हैं। ये सब मानवेतर भाषा के तत्व हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में विचारित किया गया है। आज उसी की निरंतरता में हम मानव भाषा और मानवेतर भाषा के बीच के अंतर को कुछ अलग तरह से समझना चाहते हैं। मानव के पास एक सुव्यवस्थित संप्रेषण तंत्र है जिसे भाषा कहते हैं। मानवेतर प्राणियों के पास भी एक तंत्र है, एक सिस्टम है, भले मानव की तरह समर्थ नहीं है, जिससे भाव और विचार दोनों की अभिव्यक्ति हो। मानवेतर प्राणी भावों के संप्रेषण में तो सक्षम हैं, लेकिन विचारों के संप्रेषण में सक्षम नहीं। उनके पास विचार होते भी हैं, यह भी प्रश्न है। उनका मस्तिष्क क्या इतना विकसित है कि उसमें विचार प्रक्रिया चलती है? जिन भावों का वे संप्रेषण करते हैं, वे भाव भी क्या उतने सूक्ष्म हैं, या उनके पास वैसा तंत्र है, संप्रेषण का तंत्र, संप्रेषण की प्रणाली है, जिससे वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी अपने समुदाय में किसी या पूरे समुदाय के साथ संप्रेषित कर सकते हैं? संभवतः नहीं। यही है उनके संप्रेषण तंत्र की लचरता। संप्रेषण तंत्र का, मानवेतर संप्रेषण तंत्र का मानव भाषा की तुलना में कमजोर होने का। मानव भाषा में मनुष्य चाहे तो अपने भूतकाल के अनुभव या अपने पूर्वजों के भूतकाल का अनुभव भी संप्रेषित कर सकता है। वर्तमान का तो खैर कर ही सकता है, और भविष्यत काल का भी कल्पित अनुभव संप्रेषित कर सकता है। भाव और विचार दोनों आयामों में वह यह कार्य बहुत खूबसूरती से कर सकता है, बहुत बारीकी से कर सकता है। लेकिन मानवेतर भाषा में यह शक्ति नहीं है। वह केवल वर्तमान को अभिव्यक्त कर सकती है। जैसे कोई बंदर चीख चिल्ला के, उछल कूद करके अपने समुदाय को केवल यह बता सकता है कि अभी कोई खतरा है या अभी कहीं से कोई खुशखबरी है। इसी तरह से मानवेतर भाषा में यह भी कमी है कि वह केवल जिस जगह पर प्रयुक्त की जा रही है, बस उस जगह या उसके थोड़े आसपास की जगह से संबंधित कुछ घटना या कुछ अनुभूति को संकेतित कर सकती है। लेकिन मानव भाषा में देश की भी कोई सीमा नहीं है। एक जगह पर बैठकर मनुष्य हजारों मील दूर के किसी अनुभव को, किसी घटना को, वहाँ व्यक्त किए गए किसी विचार को
अपनी भाषा में ढालकर सामने वाले के लिए संप्रेषित कर सकता है। भाषा वैज्ञानिक इस विशेषता को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन मानव भाषा का एक अभिकल्प लक्षण है। यह तो बात है ही, और क्या हमें अंतर दिखाई देता है? अगर हम ध्यान से देखें तो मानवेतर भाषा बहुत हद तक प्राकृतिक रूप से कार्य करती है। मानव समाज जिस प्रकार से अपनी भाषा में निरंतर परिवर्तन लाते रहता है, उस प्रकार से मानवेतर भाषा में, चाहे मधुमक्खी की भाषा हो, चाहे बंदर की भाषा हो, चाहे तोते की भाषा हो, चाहे गाय की भाषा हो, या विभिन्न कीट पतंगों की भाषा हो, वे परिवर्तन नहीं ला सकते। लाखों वर्ष पूर्व भी बंदर उसी प्रकार से चीख चिल्ला रहे थे जिस प्रकार आज, यानी परिवर्तनशीलता नहीं है। उनके पास उतनी असीमित इकाइयां भी नहीं हैं। मानव भाषा में जिस प्रकार असीमित इकाइयां हैं, मनुष्य के पास न अनुभवों की कमी है, न अनुभवों की सीमा है, न विचारों की सीमा है, और न उन्हें अभिव्यक्त करने वाली प्रणाली की इकाइयों की। इसीलिए भाषा विज्ञान में एक लोकोक्ति चलती है कि भाषा का आखिरी वाक्य आज तक बोला नहीं जा सका है। तो मानवेतर भाषा बहुत सीमित प्रकार की भाषा है। मानव भाषा एक जटिल संरचना है और निरंतर उत्पादनशील, प्रजननशील संरचना है। कुछ सीमित मूलभूत इकाइयों, मूलभूत ध्वनियों से असंख्य संप्रेषण की इकाइयों या कथ्य रचना की इकाइयों का निर्माण होते रहा है और होते रहेगा। लेकिन मानवेतर भाषा में प्राकृतिक प्रेरणा से संचालित होकर जिन कुछ इकाइयों में, चाहे वे मुंह से निकली हुई ध्वनियों के रूप में हों या नृत्य कला के टुकड़ों के रूप में हों या खास प्रकार से छोड़ी हुई गंध के रूप में हो, मानवेतर प्राणी उन्हीं कुछ सीमित इकाइयों में सदियों से, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से अपने को व्यक्त करते आ रहे हैं। और उनके व्यक्त करने का आयाम निश्चित तौर पर भाव पक्षीय है, विचार पक्षीय नहीं। उसमें सूक्ष्मता की भी कमी है। तो प्रजननशीलता मानव भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। इसी प्रकार से मानव भाषा के अन्य लक्षण भी हैं। मानव भाषा की जो इकाइयां हैं, उन इकाइयों को सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से विश्लेषित किया जा सकता है। जैसे मानव की संप्रेषण इकाइयों को विश्लेषित करते करते हम उसकी जो न्यूनतम इकाई है ध्वनि या वर्ण, वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन मानवेतर प्राणियों की मुख से उच्चरित ध्वनियां भी इस तरह से विश्लेष्य नहीं हैं। जैसे गाय के रम्भाने को एक प्रवाह के रूप में तो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसका विश्लेषण करके उसमें क, ख, ग, अ, आ आदि नहीं निकाल सकते। तोते को जो आमतौर पर हम अपूर्ण अनुकरण करते हुए देखते हैं, मिट्ठू, सीताराम या किसी का नाम लेकर ही तोता जो पुकारता दिखता है, एक तो तोते को वह समझ नहीं है कि वो बोल क्या रहा है। वह केवल ध्वनि तरंगों
जो मनुष्य के द्वारा उसके आसपास प्रयुक्त की जा रही ध्वनियाँ हैं उनका अपूर्ण अनुकरण करके केवल ध्वनि तरंगों को प्रस्तुत करता है, जिसे हम अपने मस्तिष्क से सीताराम या मिट्ठू के रूप में समझ लेते हैं। समझ इसलिए लेते हैं क्योंकि हम वैसा ही समझना चाहते हैं। वह एग्जैक्ट वस्तुतः सीताराम या वस्तुतः मिट्ठू या वस्तुतः किसी का नाम नहीं होता, और अर्थ से तो उसका कोई रिश्ता ही तोते के लिए नहीं होता। इसलिए तोता चाह कर भी मनुष्य की भाषा नहीं बोल सकता। लेकिन मानव यदि चाहे थोड़ा सूक्ष्म अवलोकन हो और सूक्ष्म अध्ययन हो तो मानवेतर प्राणियों की भाषा को एक हद तक सीख सकता है, और मानवेतर प्राणी मानव की भाषा को कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि उनके पास उस प्रकार का विकसित मस्तिष्क या विकसित उच्चारण अंग नहीं है। तो इसी प्रकार से कुछ अंतर मानव भाषा और मानवेतर भाषा के बीच किए जा सकते हैं। एक बात बराबर ध्यातव्य है कि मानव भाषा मनुष्य के उच्चारण अंगों से जो निकली हुई ध्वनि तरंगे या जो ध्वनि संकेत जो खास अर्थ में रूढ़ होते हैं, उनसे बनी हुई प्रणाली के रूप में जो मानव भाषा कार्य करती है, वह चाहे कितनी भी समर्थ हो, लेकिन कुछ मानवेतर भाषा के जो तत्व, जो देह भाषाई तत्व हैं, या कभी कभी तो रूप के अलावा या दृश्य के अलावा गंध और स्पर्श का भी सहारा लेकर मानव उच्चारण अंगों वाली अपनी भाषा को दुरुस्त करता है। यानी हमारी भाषा चाहे कितनी भी समर्थ हो, सर्वसमर्थ नहीं है। कई बार हम भाषेतर संकेत जिन्हें कहते हैं, जिन्हें बार बार देह भाषाई तत्व कहा जा रहा है, ताली बजाना, हाथ हिलाना या खास प्रकार से मुख मुद्रा बनाना, नेत्र संचालन करना आदि, या स्पर्श का भी सहारा लेकर, जैसे किसी के कंधे पर हाथ रखकर हम उसे आश्वस्त करते हैं, यह भाव संप्रेषण है। और कुछ कभी कभी कृत्रिम रंगों का प्रयोग करके भी, कृत्रिम गंधों का प्रयोग करके भी मनुष्य अपने भाव को संप्रेषित करने का प्रयास करता है। तो मानव भाषा में मानवेतर भाषा के तत्व यदा कदा ऐच्छिक रूप से या सहज रूप से लाए जाते हैं, ताकि भाषा की असमर्थता को दूर किया जा सके। तो भाषा का एक निश्चित जो अर्थ है भाषा विज्ञान में, मानव उच्चारणांगों से संबंधित, उसके साथ ये जो भाषेतर तत्व अथवा मानवेतर भाषाई तत्व जो हैं, वे सहयोगी की भूमिका या पूरक की भूमिका निभा सकते हैं, निभाते हैं। और मनुष्य इनके निभाने का, मनुष्य ऐसे तत्वों का सहयोग लेकर अपने संप्रेषण सिस्टम को, संप्रेषण की प्रणाली को, जिसे भाषा कहते हैं, अधिक समर्थ बनाने का प्रयास करता रहता है। तो आज के वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।